गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था। उसके हम एक्सरसाइजेज और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर चुके थे। अब पार्ट 2 में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। First question is part D on page number 51. First question is explain the life cycle of a silk moth. Silk moth की life cycle आपको explain करनी है। Here question number first and it is answer. Eggs of the female silkworm moth are incubated until they hatch and become larvae called caterpillars. मीन्स कि जो फीमेल सिल्क मोथ होता है, सिल्क वोम होता है, उसके जो अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, उनको इंक्यूबेट किया जाता है जब तक कि वो टूट नहीं जाते और उनके अंदर से लार्वा, जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं, वो नहीं आ जाते हैं, तो वो बाहर निकलते हैं। मीन्स For 6 weeks, the caterpillars eat finely chopped mulberry leaves. 6 हफ्ते तक ये जो कैटरपिलर होते हैं कॉन्टीन्यूसली मलबरी लीव, शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। बेटे, शहतूत एक पेड़ होता है, पौधा होता है, जिसपे से शहतूत नाम का फ्रूट निकलता है, बहुत टेस्टी और न्यूट्रिशियस होता है, तो उसको मलबरी फ्रूट बोलते हैं और उसकी जो पत्तियां होती हैं उनको ये खाते हैं। द worms climb the branches of mulberry trees and make their cocoons in one continuous thread. worms जो होते हैं फिर मलबरी लीव्स की जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं और लगातार कोकून बनाते हैं, जिस कोकून के अंदर जो कि एक प्रकार का थ्रेड होता है, जो सिल्क फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है बेटा? जब ये अपना डाइजेशन करते हैं तो इनके मुंह के अंदर से एक प्रकार का स्लाइवा, प्रोटीन का बना हुआ स्लाइवा निकलता है और वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद हार्ड हो जाता है और इनकी बॉडी के चारों तरफ एट की फॉर्म में लिपटता चला जाता है और हार्ड हो जाता है। इसी को कोकून कहते हैं और यही सिल्क फाइबर्स होते हैं। नाउ कोकून्स आर गैदर्स, कोकून्स को मीन्स इकट्ठा कर लिया जाता है। ये मैंने लिखा है। इसके बाद ऑन रीचिंग अडल्टहुड, जब वो कोकून के अंदर ही अडल्टहुड के अंदर स्टेज पर आते हैं, द मोथ ब्रेक्स आउट ऑफ द कोकून, और जो मोथ जो है कोकून को तोड़कर बाहर आ जाता है। द साइकिल इज रिपीटेड ऑल ओवर अगेन, और जो साइकिल है इसी तरीके से रिपीट होती रहती है। तो बेटा, ये मैंने आपको बिल्कुल टोटली शॉर्ट फॉर्म में लाइफ साइकिल सिल्क मोथ की समझाई है। अब इसका डायग्राम जो हेयर इज डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो दोबारा इस क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको ये डायग्राम भी बनाना है। तो फर्स्ट स्टेज आ जाती है मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सिल्क मोथ। मेल एंड फीमेल सिल्क मोथ की जब मीटिंग होती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है एग्स ऑन मलबरी लीव्स। तो एग्स बनते हैं, फीमेल जो सिल्क वॉर्म होती है एग्स प्रोड्यूस करती है। ये कम से कम 500 तक एक बार में 200 से 500 एग्स प्रोड्यूस करती है। फिर इन एग्स को कलेक्ट करके इन मलबरी लीव्स के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ये फिर इनको उठाकर इंक्यूबेट भी किया जाता है। जब ये पूरे तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो इसके अंदर से टूट कर जो है ये सिल्क वॉर्म की फॉर्म में जो कैटरपिलर होता है, जिसको हम लार्वा या कैटरपिलर कहते हैं, यहाँ पर ये निकलता है एग्स के अंदर से। फिर क्या होता है, इनको मलबरी लीव्स के ऊपर रख दिया जाता है और इनको फाइनली चॉप्ड मलबरी लीव्स खाने के लिए दी जाती है। 6 वीक्स तक कॉन्टिन्यूसली ये उसको खाते हैं। उसके बाद ये शहतूत का जो पेड़ होता है, मलबरी ट्री, उसके ऊपर अपने आप को ट्विंग कर लेते हैं, लटका लेते हैं एट की फॉर्म में। ठीक है, इस वक्त जब वो इस स्टेज पर आते हैं तो इनके मुंह से एक प्रकार का स्लाइवा निकलता है। वो स्लाइवा एक प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसलिए सिल्क जो फाइबर होते हैं प्रोटीन के होते हैं। तो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो हार्ड हो जाता है और इनकी बॉडी के चारों तरफ, जैसे ये लार्वा है,
इसकी बॉडी के चारों तरफ इस तरीके से लिपटता चला जाता है और फिर एक स्टेज आती है, ये टोटली इसके अंदर रैप हो जाता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। अब आपको इसके अंदर लार्वा नज़र नहीं आ रहे, ये कोकून्स की बॉल्स नज़र आ रही हैं। इस तरीके से ये लटकी हुई होती हैं। ठीक है, ये 4 से 5 सेंटीमीटर बड़ी होती हैं। कौन? कोकून्स की जो बॉल्स होती हैं, ये ब्राउन, वाइट और ग्रे कलर की होती हैं। ठीक है, अब क्या है, ये कोकून जो है बन जाते हैं। तो ये फुली जब कोकून डेवलप्ड हो जाते हैं तो इनको तोड़कर हैच करके जो सिल्क मोक, जो लार्वा से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से सिल्क मोथ बनता है। तो इस तरीके से ये कोकून को हैच करके तोड़कर, ठीक है, बाहर आ जाता है और सिल्क मोथ की फॉर्म में निकलता है, फुली टोटली डेवलप्ड हो जाता है। उसके बाद फिर वही लाइफ साइकिल प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है बच्चों, तो इस और फिर उन जो तोड़ के बाहर आ जाते हैं, और कुछ कोकून्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। अगर सिल्क मोथ जो है फुली डेवलप्ड होकर कोकून को तोड़कर बाहर आता है तो क्या होता है, उसके जो सिल्क थ्रेड होते हैं छोटे साइज के होते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन कुछ कोकून्स को हम बॉइलिंग वाटर में डालकर इंक्यूबेटर्स के अंदर या स्टीम के ऊपर रखकर सॉफ्ट करके फुली थ्रेड निकालते हैं, लंबे फाइबर्स निकालते हैं, लॉन्ग फिलामेंट्स को लेते हैं। ठीक है, तो टूटे हुए फाइबर्स को एक जोड़ना और एक कॉन्टिन्यूसली हमारे पास लॉन्ग फाइबर आए, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो यही सिल्क की फॉर्मेशन होती है। तो हम सभी सिल्क मोथ को नहीं मार सकते हैं। अगर हमने सभी सिल्क मोथ को मार दिया तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज जो लाइफ साइकिल के वो रुक जाएगी, सिल्क की फॉर्मेशन बननी बंद हो जाएगी। तो कुछ कोकून्स को हम बॉइलिंग वाटर में डालकर फुली फिलामेंट लेते हैं और कुछ कोकून्स को डेवलप होने देते हैं और सिल्क मोथ की फॉर्म में आने देते हैं, और जिससे लाइफ साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलती रहे। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ ये अब आपको डायग्राम भी समझ आ गया होगा। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन करनी है और साथ ही डायग्राम भी ड्रॉ करना है और बनाना है। नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, राइट वेरियस स्टेप्स फॉर प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। डिफरेंट प्रोसेस बताने हैं कि जो फाइबर्स हैं वो वूल में कैसे कन्वर्ट होते हैं। बेटे प्रोसेसिंग बहुत लंबी है लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में ही करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज शीयरिंग, रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल। एनिमल शीप, गोट या कैमल, एल्पैका जो भी है, ठीक है, उनकी बॉडी से उनके हेयर को रिमूव करना शीयरिंग कहलाता है। सेकेंड स्टेप आ जाता है स्कोरिंग। इसमें क्या है, वॉशिंग फ्लीस टू रिमूव डर्ट, डस्ट, स्वेट, ग्रीस। ये सेकेंड पार्ट है। जब फ्लीस रिमूव हो जाती है तो उसके अंदर क्या कहते हैं, डर्ट, डस्ट, स्वेट, ग्रीस आदि चीज़ें होती हैं जिनको धोना और स्मूथ बनाना। ठीक है, जैसे हम नहाते हैं, हम बाहर से कहीं से आते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर डर्ट होते हैं, जम्स होते हैं, पसीना होता है, तो हम आकर नहाते हैं। इसी तरीके से फ्लीस के ऊपर भी, एनिमल की फ्लीस है तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसको वॉश करना और डिसइंफेक्टेंट से धोकर सही तरीके से रखना स्कोरिंग कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चों सोर्टिंग। इसका क्या मतलब है, सेपरेटिंग लॉन्ग फाइन क्वालिटी फ्लीस फ्रॉम ब्रोकन पीसीज। जो ब्रोकन पीसीज हैं हमने इकट्ठे किए हैं फ्लीस के, उसके अंदर से लंबे फाइन क्वालिटी के जो रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं फ्लीस के अंदर, उनको अलग करना। नेक्स्ट इज डाइंग, रंगाई करना, रंगना किसी भी चीज़ को। एडिंग कलर टू वूल, वूल को कलर देना, क्योंकि जो ओरिजिनल वूल होती है वो ग्रे, ब्राउन और वाइट कलर की होती है, और जो हम स्वेटर्स डालते हैं बच्चों, आपने देखा होगा डिफरेंट कलरफुल होती है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स से, तो उनको हम डाई करके डिफरेंट कलर देते हैं। नेक्स्ट आता है कोम्बिंग, रिमूविंग बर्ड्स फ्रॉम फ्लीस। फ्लीस के अंदर से बर्ड्स को अलग करना। बर्ड्स बच्चों क्या होते हैं, गोल गोल घुमावदार छल्ले होते हैं। आपने शीप देखी होगी, उसकी फ्लीस भी देखी होगी। ठीक है, उनको अलग करना और उनको स्ट्रेट करना, बिल्कुल सीधा करना। कोम्बिंग, जैसे आप अपने बालों में कंघी करते हो, इसी तरीके से स्पेशल कोम्स होते हैं, उसके द्वारा फ्लीस में से बर्ड्स को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट स्पिनिंग, स्पन और ट्विस्टेड टू मेक यार्न। इसको अब स्पिनिंग की जाती है, स्पन किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है और यार्न्स बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द स्टेप्स इन सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन। मेंशन द स्टेप्स इन सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन के स्टेप्स हमें बताने हैं। फर्स्ट इज बच्चों, रेजिंग सिल्क वॉर्म्स एंड हार्वेस्टिंग कोकून्स। मीन्स कि सिल्क वॉर्म्स को पालना और कोकून्स को इकट्ठा करना। नेक्स्ट, थ्रेड एक्सट्रैक्शन। थ्रेड को उल में से अलग करना, जैसे अभी मैंने आपको पूरी फर्स्ट चैप्टर के डायग्राम में प्रोसेसिंग बताई है। नेक्स्ट, फिर डाइंग, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, कलर डिफरेंट कलर्स के नहीं होते, ग्रे, ब्राउन और वाइट होते हैं, ठीक है, कभी कभी येलो भी होते हैं, तो इनको हम डाई करके नेक्स्ट अच्छे अच्छे कलर्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्पिनिंग। स्पिनिंग में वही बच्चों स्पिन करना और उनको सीधा करना और उनके यार्न्स बनाना। और वीविंग, वीविंग मीन्स उनकी बुनाई करना, ठीक है। और सिल्क फाइबर्स में उसको टोटली बड़े बड़े फाइबर्स में कलेक्ट करके उसको बनाना। तो ये इसके स्टेप्स हैं। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, यूजेस ऑफ सिल्क एंड वूल। सिल्क और वूल के यूजेस ऑफ सिल्क। फर्स्ट इज यूज टू मेक क्लोथ, स्कार्फ, साड़ीज एंड ड्रेसेस। कि क्लोथ बनाना, उसके बाद स्कार्फ, साड़ीज और ड्रेसेस बनाना। सेकेंड इज यूज्ड इन बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड इन पैराशूट्स। कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं उनको बनाना और पैराशूट्स भी बनाना। नेक्स्ट आ जाता है यूज्ड एज नॉन एब्जॉर्बेबल सैटर्न्स इन सर्जरी। सर्जरी के अंदर जो नॉन एब्जॉर्बल आइटम्स होते हैं उनको बनाने में हेल्प मिलती है, तो वो भी सिल्क के ही बनाए जाते हैं। नाउ यूजेस ऑफ वूल। यूज टू मेक स्वेटर, शॉल्स दैट कीप वार्म इन विंटर्स। किस में इस्तेमाल किए जाते हैं? कि स्वेटर, शॉल्स बनाने में, क्योंकि सर्दियों में ये हमें गर्म रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूज टू मेक ब्लैंकेट्स, अपहोल्स्ट्री, कारपेट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा ब्लैंकेट्स, डिफरेंट आइटम्स, घर में यूज करने वाले कारपेट्स आदि भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, यूज्ड इन साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मीन्स कि जैसे साउंड प्रूफ ग्लास होते हैं, इसी तरीके से साउंड प्रूफिंग के लिए इनको भी इस्तेमाल किया जाता है। किसको? वूल को भी किया जाता है। नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, what are the occupational hazards that workers face in the silk and wool industries? कि व्यावसायिक नुकसान क्या होते हैं जो वर्कर्स को सिल्क और वूल इंडस्ट्रीज में देखने पड़ते हैं। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स इन सिल्क इंडस्ट्रीज। सबसे सिल्क इंडस्ट्रीज के जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, सामने देखनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं वर्कर्स को। फर्स्ट इज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू पुअरली वेंटिलेटेड रूम्स जो होते हैं उनके अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता और कॉन्टिन्यूसली जब वो उस रूम में रह के काम करते हैं तो उनको सांस संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हो जाती हैं। हैंड्स इन्फेक्शंस एंड इलनेस ड्यू टू हैंडलिंग ऑफ डेड वॉर्म्स को कॉन्टिन्यूसली जब ये हैंडल करते हैं तो उनके हाथों के ऊपर इन्फेक्शंस हो जाती हैं और उनको फीवर जैसी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बैकएक, विजन प्रॉब्लम्स एंड लेग डिफॉर्मिटीज ड्यू टू 12 to 16 आवर वर्किंग्स। मीन्स कि जब उन्हें दिन में 12 से 16 घंटे लगातार काम करना पड़ता है तो उनके बैक में भी प्रॉब्लम होती है, आँखों में भी विजन प्रॉब्लम मीन्स कि आई साइट वीक होती है, प्रॉब्लम आती है देखने में प्रॉपरली। एंड लेग डिफॉर्मिटीज का मतलब होता है जो लेग्स होती हैं डिफॉर्म्ड हो जाती हैं। मीन्स कि उनके अंदर एक तो मस्कुलर क्रैम्प्स भी आ सकते हैं, दूसरा जो बोन्स होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। जब आप लगातार 12 से 16 घंटे एक पोजीशन में बैठेंगे या खड़े रहेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। तो ये सारी चीज़ें इनको फेस करनी पड़ती हैं वर्कर्स को। नेक्स्ट आता है डिपिंग ऑफ कोकून्स इन बॉइलिंग वाटर, दिस मेक्स स्किन रो एंड ब्लिस्टर्ड। मीन्स कि जब ये कोकून्स को कलेक्ट करते हैं और बॉइलिंग वाटर में डिप करते हैं तो बॉइलिंग वाटर में गर्म पानी में बार बार इनका हाथ जाता है, जिससे इनकी जो स्किन होती है पील ऑफ हो जाती है। मीन्स कि जैसे हम कच्ची सब्जी छीलते हैं इस तरीके से इनकी स्किन हो जाती है और छाले भी
हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स इन वूल इंडस्ट्रीज। अब वूल इंडस्ट्रीज की क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट, फैटल ब्लड डिजीज कोल्ड सोटर्स डिजीज ड्यू टू अ बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। फैटल ब्लड डिजीज शुरू हो जाती है जिसको हम सोटर डिजीज के नाम से भी जानते हैं, और एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स, उससे होती है। उससे क्या होता है, फैटल ब्लड डिजीज में बच्चों जो आरबीसीज होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, जो ब्लड की फॉर्मेशन होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। सेकेंड इज नॉइस, इनएडुकेट लाइटिंग, हाई टेम्परेचर्स एंड ह्यूमिडिटी इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ वर्कर्स। बहुत ज़्यादा मशीनों का शोर होता है, लाइटिंग पूरे तरीके से नहीं होती है, टेम्परेचर हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वर्कर की हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। तो बच्चों ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स थे सिल्क और वूल इंडस्ट्रीज़ में। हमें ये चीज़ें अच्छे से मिल जाती हैं और हम बड़ा खुश होते हैं इनको लेकर, लेकिन जो वर्कर्स हैं वो लगातार जब इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 6, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रीडिंग ऑफ शीप। शीप को पालने के लिए एक शॉर्ट नोट शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे बच्चों। रीडिंग ऑफ शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। मीन्स कि शीप को पालने का मतलब होता है उसकी प्रॉपरली देखभाल करना, कैसे उसको प्रॉपर अच्छा खाना देकर, शेल्टर देकर और उसके जो हेल्थ संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी केयर करके। तो ये रीडिंग ऑफ शीप होता है। ब्रीडिंग इज डन टू ऑब्टेन एनिमल्स विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स। ब्रीडिंग जो है की जाती है डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले एनिमल्स को लेकर। दे आर क्रॉस्ड मेड टू रिप्रोड्यूस, मीन्स इनमें क्रॉस रिप्रोडक्शन प्रोसेस करवाया जाता है टू ऑब्टेन न्यू ब्रीड ऑफ द एनिमल्स हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। किस लिए किया जाता है? ये क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है न्यू ब्रीड वाले एनिमल्स को लेने के लिए, और उस न्यू बॉर्न बेबी के अंदर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जिसको हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी कहते हैं। मीन्स कि अलग अलग क्वालिटी की शीप्स को लेकर उनकी क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू जो न्यूली बोर्न बेबी होता है उसके अंदर दोनों पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, तो जिसकी वजह से जो उनकी फ्लीस होती है, जो उनकी वूल होती है, बढ़िया क्वालिटी वाली आती है। जो क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी बड़ा है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहेली वेंट टू द मार्केट टू बाय साड़ीज फॉर हर मदर। पहेली मार्केट जाती है अपनी मम्मी के लिए साड़ियाँ खरीदने। She took out a thread from the edge of the two sarees. वो दो साड़ी के एज से थ्रेड को लेती है। Shown by the shopkeeper and burned them. शॉपकीपर ने जो साड़ीज दिखाई थी और उन थ्रेड को वो जलाती है। One thread burned with the smell of burning hair. एक जो थ्रेड है उसकी स्मेल आती है जलते वक्त जैसे हमारे बाल जल रहे हैं। And the other burned with the smell of burning paper. और जो दूसरा है जैसे पेपर की जलते वक्त स्मेल आती है वैसे जलता है। विच थ्रेड इज फ्रॉम अ प्योर कॉटन साड़ी। उसमें से कौन सा थ्रेड है जो प्योर कॉटन साड़ी से बना है। एंड विच वन फ्रॉम अ प्योर सिल्क साड़ी, और कौन सा प्योर सिल्क साड़ी से। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर का कारण बताइए। तो बच्चों द आंसर इज द थ्रेड बर्न्ड विद द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर इज अ प्योर थ्रेड ऑफ सिल्क। जो बर्निंग स्मेल जिसकी आती है थ्रेड की जलने पर हेयर जैसी, तो वो जो है प्योर थ्रेड है सिल्क का, क्योंकि सिल्क इज मेड ऑफ प्रोटीन, क्योंकि जो सिल्क है प्रोटीन से बनी हुई होती है। हमारे हेयर भी प्रोटीन के बने होते हैं। जब हम अपने अपने बाल को तोड़कर जलाएंगे तो प्रोटीन की स्मेल आती है, इसी तरीके से सिल्क के अंदर से भी प्रोटीन की स्मेल आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपने पढ़ा था जब वो कैटरपिलर है स्लाइवा सक्रीट करता है, वो प्रोटीन का बना हुआ होता है जो कोकून की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसीलिए वो थ्रेड जो है जिसकी स्मेल बालों के जलने की स्मेल की तरह आ रही है वो सिल्क का है और उसके अंदर प्रोटीन है। द थ्रेड बर्न्ड विद द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर,
और जो थ्रेड बर्निंग पेपर की जैसी स्मेल दे रहा है जलते हुए इज़ अ थ्रेड ऑफ कॉटन, वो कॉटन का थ्रेड है, बिकॉज कॉटन इज मेड ऑफ 90% ऑफ प्योर सेलुलोज। जो कॉटन है 90% ऑफ प्योर सेलुलोज की बनी होती है, क्योंकि पेपर बच्चों किससे बनता है, वुड से बनता है। ठीक है, वुड के अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलोज होता है। तो वही पल्प लेकर जब कॉटन का पौधा है वो भी क्या है, प्लांट फाइबर हुआ, तो प्लांट के अंदर सेलुलोज होता है और पेपर भी उन्हीं से बनता है, तो इसलिए दोनों की स्मेल सेम होती है, तो क्योंकि दोनों के अंदर ही सेलुलोज होता है। तो बच्चों ये आपका पार्ट डी कंप्लीट होता है। अब इसी पेज पर 51 पर आपको पार्ट ई दिया हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। फर्स्ट जैसे है नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। आंसर इज नेचुरल fibers which are obtained from plants or animals are called natural fibers। फाइबर्स जो पौधों और जंतुओं से पाए जाते हैं, प्राप्त होते हैं, उनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एसेट्रा। कॉटन और जूट क्या है, प्लांट फाइबर है। सिल्क और वूल क्या है, एनिमल फाइबर है, और ये दोनों ही नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स, द मैन मेड फाइबर्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। मनुष्यों के द्वारा, हमारे द्वारा बनाए गए रेशों को हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, सच एज नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर एसेट्रा। जैसे कि नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर आदि। नाइलॉन जो है फर्स्ट मेड आर्टिफिशियल फाइबर है, मीन्स सिंथेटिक फाइबर है। रेयॉन जो है इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो रिजेंबलिंग होती है, अपीयरेंस होती है, सिल्क की तरह होता है। ये वुड पल्प को केमिकल प्रोसेसिंग के थ्रू बनाया जाता है, तो इसके अंदर जो है प्लांट और एनिमल दोनों फाइबर के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पाई जाती हैं, और ये कूल होता है, ठंडा होता है गर्मियों में भी, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, और ये प्योर सिल्क से सस्ता होता है। बच्चों पार्ट 2, डिफरेंशिएट बिटवीन द वूल एंड द सिल्क। वूल और सिल्क में आपको डिफरेंस बताना है। वूल इज अ नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर ऑफ द शीप। वूल जो है नेचुरल फाइबर है, ये शीप की फर से, फ्लीस से प्राप्त होता है। गोट, याक, एल्पैका, कैमल आदि, इन सब से, शीप, गोट, कैमल, एल्पैका आदि से वूल प्राप्त होती है। सिल्क इज ऑल्सो नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क मोथ। सिल्क भी क्या है, नेचुरल फाइबर है। किससे लिया जाता है, सिल्क मोथ से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द वुलन सिस्टम एंड रोस्टेड सिस्टम। वुलन सिस्टम, वुलन fibers are of mixed lengths are carded and spun to form woolen yarns। वुलन फाइबर्स होता है, इनकी लेंथ्स को लगातार बढ़ाया जाता है, मिक्स किया जाता है, और फिर इनको स्पन किया जाता है और वुलन यार्न्स बनाए जाते हैं। रोस्टेड सिस्टम में वुलन फाइबर्स आर कोम्ड। वुलन फाइबर्स को कोम्ब किया जाता है, स्ट्रेटन किया जाता है, दस सेपरेटिंग द लॉन्ग एंड शॉर्ट फाइबर। क्यों किया जाता है, लंबे और छोटे फाइबर्स को अलग अलग करने के लिए। द लॉन्ग फाइबर्स आर देन formed into smooth compact strands which are spun to form woolen yarns। और इसके बाद जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं इनको स्पिनिंग किया जाता है, जिससे स्मूथ कॉम्पैक्ट स्ट्रैंड्स मीन्स कि लंबे लंबे रेशे बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं, और फिर उनको स्पिनिंग करके वुलन यार्न बनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ आपके पार्ट 3 के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स भी फिनिश होते हैं। पूरे चैप्टर की वीडियो मैं सेंड कर चुकी हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन की भी, और इससे पहले वाले भी क्वेश्चन आंसर्स की भी, और अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। सारी वीडियोस को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और रिटर्न वर्क तो आपको मालूम है करना ही है, क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में और एक्सरसाइजेस बुक में जो आप कर चुके होंगे अब तक की। अब ये पार्ट्स रहते हैं, आप इनको भी लिखेंगे, समझेंगे और लर्न करेंगे।
ठीक है बच्चों, समझ आई? टाइम टू टाइम अपना काम कंप्लीट करते रहिएगा, ठीक है, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलो बच्चों, यहाँ आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। बाय बच्चों।